अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फिज़िक्स का। और इसमें जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी पेपर डी। और जो यूनिट या चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 2 है हमारे पास। ये यूनिट 2 बेसिकली जो बुक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है बीएससी के स्टूडेंट्स को, उस पेपर डी का ये यूनिट नंबर 2 है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मे बी ये जो बुक का यूनिट है ये डिफरेंट हो। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी थर्मल रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। थर्मल रेडिएशंस जो है इमिट होती हैं जिस बॉडी में से, उनमें से एक जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और इसमें से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उन्हें कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो बहरहाल हम फिर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएटर क्या है, डिपेंडेंस क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो रेडिएशन से रिलेटेड हैं, थर्मल रेडिएशन से। उनमें से एक है जी रेडिएंट इंटेंसिटी, और सेकंड वन हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल रेडियंसी। और इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो भी आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है जी थर्मल रेडिएशंस। तो बच्चे, थर्मल रेडिएशंस को डिफाइन कैसे किया जाता है? थर्मल रेडिएशंस हैं जी रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी, के ऐसी रेडिएशंस जो किसी बॉडी में से इमिट होती हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। तो अगर किसी भी बॉडी को आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो उसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं। ऐसी रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशंस। तो सिंपली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रेडिएशंस किसी भी ऑब्जेक्ट की बिकॉज ऑफ टेम्परेचर आर नाउन एज थर्मल रेडिएशंस। ठीक है जी। तो समझने के लिए मैंने कुछ जो है वो एग्जांपल्स आपको नीचे दी हैं, इनको देखते हैं। कहते हैं कि एक आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटर है। जब आपने स्विच ऑन किया तो आपको पता है कि जिस मटेरियल का ये बना हुआ होता है, सर्कुलर जो इसकी वायर्स होती हैं, जब आप इसको हीट अप करते हैं तो ये रेड कलर अपीयर होता है। ठीक है, तो ये जब हीट अप होती हैं तो रेडिएशंस इमिट होती हैं जो कि ट्रांसफर होती है यहाँ से, और कोई भी चीज़ जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, फिर यही जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो यही इलेक्ट्रिकल हीटर की जो वायर्स हैं जब कूल डाउन होने की कोशिश करती हैं तो तब भी इनमें से रेडिएशंस क्या होती हैं? इमिट होती हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो बर्न करने से भी वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ से रेडिएशंस क्या होती हैं? सराउंडिंग में इमिट होती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सन, आपको पता है कि सन से जो रेडिएशंस हैं ये ज़मीन पे पहुंचती हैं। तो बेसिकली ये भी सन के टेम्परेचर की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में या अर्थ में क्या होती हैं? पहुंचती हैं। तो थर्मल रेडिएशंस क्या होती हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप चेंज करते हैं तो उससे रेडिएशंस इमिट होती हैं। इसको क्या कहते हैं? हम थर्मल रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, थर्मल रेडिएशंस हैं ये एब्जॉर्ब भी होती हैं ऑब्जेक्ट में से और इमिट भी होती हैं। बट देर आर 3 ways फॉर रेडिएशंस टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती हैं, तो कितने वेज हैं जी? हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं। अब उनको फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन से 3 पॉसिबल वेज हैं कि बॉडी से अगर सराउंडिंग में रेडिएशंस इमिट होती हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उस बॉडी के लिए। ठीक है, पहले हम उनके नाम देखते हैं, फिर इनको हम डिटेल से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखें जी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन सराउंडिंग। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो जी? ज्यादा हो। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज लेस देन सराउंडिंग। जिस ऑब्जेक्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या हो? कम हो, जहां हीट ट्रांसफर होनी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू सराउंडिंग। के ये जो टेम्परेचर है बॉडी का जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर
और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास यही हो सकती है। तो हमने देखना है कि रेडिएशंस जो हैं इस बॉडी में से इमिट कब होंगी और एब्जॉर्ब कब होंगी, या कब ज़्यादा इमिट होंगी, कब कम एब्जॉर्ब होंगी, कम इमिट होंगी। इन चीज़ों को सबको हम इसी में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट पहले हम रीड आउट करते हैं, फिर इस समझने में हमें आसानी हो जाएगी। कहते हैं जी, इफ अ बॉडी इज हॉटर देन इट्स सराउंडिंग, कि अगर कोई बॉडी जो है वो हॉटर हो अपने सराउंडिंग की निस्बत, इट इमिट्स मोर रेडिएशंस देन इट एब्जॉर्ब्स। तो बेटा ये चीज याद रखनी है, कोई भी बॉडी जो है ये रेडिएशन इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हॉटर हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, हॉटर हो देन इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग की निस्बत अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉटर है तो इट इमिट्स मोर रेडिएशंस देन इट एब्जॉर्ब्स, तो ये ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगा क्योंकि ये हॉटर ऑब्जेक्ट है। देन इट एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब करने की निस्बत, सो टेंड्स टू कूल डाउन टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। डेफिनेटली यही होगा, जब किसी हॉटर बॉडी में से रेडिएशन जो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएंगी तो साफ जाहिर है कि उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कूल डाउन होने की कोशिश करेगा। इसकी एग्जांपल के लिए देख लें जी, आपने एक कप ऑफ टी लिया, आपको पता है कि कप ऑफ टी जो है ये अगर आप इसको माशाल्लाह उबाल के उसी वक्त लेके आए तो काफ़ी टेम्परेचर होता है इसका, लेकिन जिस रूम में आपने रखा आपको पता है कि रूम का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अच्छा जी, अब रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस ऑब्जेक्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है जी, एक हॉटर कप ऑफ टी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास रूम जो है ये इसका क्या है, सराउंडिंग। अब आपको पता है कि कप ऑफ टी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, रूम का टेम्परेचर 27 है, इसकी निस्बत कप का टेम्परेचर ज्यादा है, तो रेडिएशंस क्या होंगी, रेडिएशन इमिट होंगी ज्यादा इस बॉडी से इसकी तरफ, जबकि लेस ट्रांसफर होंगी होम से हॉट बॉडी की तरफ। तो हमने यही बात यहां पर की कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है, कहां पर, अपने सराउंडिंग में जहां टेम्परेचर कम होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अ कप ऑफ टी इन अ रूम कूल डाउन बिकॉज ऑफ इट्स मोर टेम्परेचर देन सराउंडिंग, कि एक कप ऑफ टी जो है रूम में पड़ा हुआ है ये ठंडा हो जाता है, किस वजह से ठंडा हो जाता है जी, बिकॉज ऑफ इट्स मोर टेम्परेचर देन सराउंडिंग, क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग की निस्बत ज्यादा होता है। तो होता क्या है, जो हमारे पास की पॉइंट है, होता ये है जी, इट्स रेट ऑफ इमिशन इज मोर देन एब्जॉर्बिशन, कि ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग की निस्बत ज्यादा हो, इसका रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज मोर देन एब्जॉर्बिशन। रेट ऑफ इमिशन जो है वो रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन की निस्बत ज्यादा होता है, तो ये मोर हीट ट्रांसफर कर देता है सराउंडिंग में, और खुद जो है वो तब तक हीट ट्रांसफर करता रहेगा जब तक ये सराउंडिंग का टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेता। ठीक होगी जी बात। तो ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं सेकंड केस हमारे पास क्या है। कहते हैं इफ अ बॉडी इज कूलर देन सराउंडिंग, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो सराउंडिंग की निस्बत कूलर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की निस्बत कम है, देन इट्स रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन विल बी स्मॉलर देन रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन। आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होगा तो, और सराउंडिंग में हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो सराउंडिंग से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी, सो इट विल हीटेड अप टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। फिर ये क्या करेगा, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को अटेन करने की कोशिश करेगा, वहां से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। आपको नजर आ रहा है जी, ये आइस है, आइस का जो टेम्परेचर होता है आपको पता है ये नेगेटिव होता है, -4 पे जो बर्फ है ये जम जाती है, फ्रीज हो जाता है वाटर, जबकि रूम के अंदर जिसमें पड़ी है उसका टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी आपको नजर आ रहा है कि सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ आइस इज +27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जो आइस है इसका जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो आप कह सकते हैं कि बॉडी इज कूलर देन इट्स सराउंडिंग, कि ये जो
बर्फ का एक टुकड़ा आप ले रहे हैं, ये अपने सराउंडिंग की निस्बत क्या है, लेस टेम्परेचर पर है, तो बेटा फिर कहाँ से हीट कहाँ ट्रांसफर होगी, आप कहेंगे जो हीट है ये ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से उस ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो सराउंडिंग से इस ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होगी, तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन, मतलब ये जो आपके पास आइस है ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से ज़्यादा है, और जो ये सराउंडिंग को हीट प्रोवाइड कर रही है, ये खुद हीट इमिट कर रही है, वो क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज मोर देन आइस। हमें नजर आ रहा है, एंड आइसक्रीम, अगर आप इसकी बजाय आइसक्रीम लेते, आपने देखा होगा कि आइसक्रीम को अगर आप कुछ देर पकड़ के रखें तो वो मेल्ट हो जाती है। क्यों मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग की निस्बत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है। दैट्स वाई रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इमिशन। तो हम कहते हैं कि ऐसे केस के अंदर जिसमें बॉडी का टेम्परेचर कम हो, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो, ऐसे केस में रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन ग्रेटर होता है, मतलब सराउंडिंग से ज्यादा रेडिएशंस जो हैं ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जबकि सराउंडिंग में ये बॉडी जो है वो क्या कर रहे होते हैं, लेस रेडिएशन क्या कर रहे होते हैं, इमिट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, दूसरा केस। थर्ड पॉसिबल केस हमारे पास क्या है, इफ द बॉडी इज एट द सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका भाई, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या हो, 10 हो, मतलब जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का हो। या आप कह सकते हैं और एट रूम टेम्परेचर, मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम टेम्परेचर भी कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ऐसा केस आ जाए कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो, देन इट्स रेट ऑफ इमिशन विल बी इक्वल टू इट्स रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन। एक टाइम में जितनी रेडिएशंस बॉडी इमिट कर रहा होगा उतनी ही रेडिएशंस बॉडी क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसीलिए वो जो है ना वो हीट अप होगा और ना वो कूल डाउन होगा। इस तरह एक एग्जांपल ले लें, फर्ज करें एक कॉफी का कप है जो कि ठंडी हो चुकी है, इसमें से आपको नजर आ रहा है कि भाप नहीं निकल रही, तो ये ठंडी हो चुकी है। इसका मतलब है इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर है। ठीक है, ए कप ऑफ कॉफी जो है ये रूम टेम्परेचर पर है, और रूम टेम्परेचर भी कितना हम कंसीडर करते हैं, ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टेम्परेचर, जितनी रेडिएशंस इस तरफ इमिट हो रही होंगी कॉफी से, उतनी ही रेडिएशन रूम से कॉफी की तरफ ट्रांसफर हो रही होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे केस के अंदर रेट ऑफ इमिशन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्बिशन। अगर दो चीजें सेम टेम्परेचर पर हों जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो जितनी रेडिएशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इमिट हो रही होती हैं उतना ही फर्स्ट बॉडी क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसलिए दोनों सेम टेम्परेचर क्या रखते हैं, मेंटेन। तो बच्चे आपको समझ आ जानी चाहिए कि रेडिएशंस 3 वे जो हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह ट्रांसफर हो सकती हैं रेडिएशंस। ठीक है, 3 वेज से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास क्या हो, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो सराउंडिंग से। सेकंड में हमने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, कम हो सराउंडिंग से। और थर्ड में हमने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद। अच्छा जी, अब आ जाए जी, ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं किसी भी बॉडी में से, ये किस चीज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ थर्मल रेडिएशंस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट अप करते हैं तो उसमें से रेडिएशन जो इमिट होती हैं ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो बच्चे थर्मल रेडिएशंस जो होती हैं ना, पहली बात तो अंडरस्टूड है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। टेम्परेचर पर क्या मतलब, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा रेडिएशन इमिट होंगी, अगर आप कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो कम टेम्परेचर पर कम रेडिएशन इमिट होंगी। तो एक चीज तो आपको अंडरस्टूड है कि थर्मल रेडिएशन किस चीज पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई जी, सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो बच्चे सरफेस ऑफ द मटेरियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मटेरियल आप ले रहे हैं उसकी सरफेस कैसी है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और वो क्या है, उसका कलर जो है सरफेस का ब्लैक है। ठीक है, अब ब्लैक कलर तो गुड एब्जॉर्बर है ना रेडिएशंस का,
तो अगर सरफेस ब्लैक होगी किसी ऑब्जेक्ट की तो वो मोर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और मोर रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इट मींस दैट सरफेस ऑफ द मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग द थर्मल रेडिएशंस, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है जी, टाइप ऑफ द मटेरियल। तो बच्चे टाइप आप कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, आइदर वो मटेरियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल गुड एब्जॉर्बर है या नहीं है, ठीक है। तो ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है जो रेडिएशंस इमिट होती हैं। और लास्ट वन हमारे पास है जी शेप ऑफ द मटेरियल। शेप ऑफ द मटेरियल ये है कि जो आप मटेरियल ले रहे हैं उसकी शेप कैसी है। आगे हम देखेंगे कि अगर तो शेप ऐसी है कि उसके अंदर जो रेडिएशंस जाती हैं वो बाहर ना निकल सकें, सारी की रेडिएशन वहाँ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, तो फिर आपके पास रेडिएशन जब इसको हीट अप करेंगे तो ज़्यादा रिलीज होंगी। अगर सरफेस ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर रेडिएशंस जाएं और फिर वो वहीं अंदर ही रहें, अगर ऐसा नहीं है, रेडिएशंस टकराने के बाद वापस आ जाएं, तो फिर ऐसी शेप में थर्मल रेडिएशंस भी क्या होंगी, कम रिलीज होंगी जब हम उसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। इसको बहरहाल हम बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि आइडियल रेडिएटर क्या होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो बच्चे जिस चीज में से रेडिएशंस इमिट होती हैं ना, जिस चीज में से रेडिएशंस इमिट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल रेडिएटर कहते हैं, ठीक है। अब जो आइडियल रेडिएटर है, आइडियल से तो आपको वैसे ही पता चल गया कि फर्जी केस होगा, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। तो आइडियल रेडिएटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, कहते हैं जी अ रेडिएटर whose spectrum of emitted thermal radiations depend upon temperature only, ठीक है। कि ऐसा रेडिएशंस जिसमें हम रेडिएशंस जो इमिट होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं वो सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करे जी, टेम्परेचर के ऊपर। सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करे, टेम्परेचर पर। अभी आपने पढ़ा ना कि थर्मल रेडिएशंस जो हैं ये तो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो कहता है अगर हम 3 फैक्टर्स को इग्नोर कर दें और सिर्फ टेम्परेचर वाला फैक्टर काउंट कर लें तो ऐसा रेडिएटर क्या कहलाएगा, आइडियल रेडिएटर कहलाएगा। इट मींस नॉट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज टाइप, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये बाकी फैक्टर्स को हम इग्नोर कर दें, सिर्फ टेम्परेचर वाला फैक्टर अगर हम काउंट करें तो ऐसा रेडिएटर जो रेडिएशंस इमिट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल रेडिएटर कहेंगे। और इसी का जो दूसरा नाम है बच्चे वो क्या है, ब्लैक बॉडी और कैविटी रेडिएटर। ये इसी आइडियल रेडिएटर के दूसरे नाम हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी की जो सिंपल डेफिनेशन की जाती है ना वो ये की जाती है, अ थर्मल रेडिएटर whose efficiency is 100% is known as black body radiator। कि एक ऐसा रेडिएटर, थर्मल रेडिएटर जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100%। अब बच्चे 100% एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ठीक है। 100% एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर जितनी भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं, अगर वो सारी की सारी रेडिएशंस इमिट हो जाएं तो आप कहेंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। कि जितनी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है वो सारी रेडिएशन ये इमिट कर देता है। ऐसे रेडिएटर को आप कहते हैं आइडियल रेडिएटर या ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं जिस बॉडी से इमिट होती हैं उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ब्लैक बॉडी को, ठीक है। तो बेटा ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैविटी। ब्लैक बॉडी जो है ये एक नैरो कैविटी होती है, और अ होल ड्रिल्ड इन द मटेरियल। कि आप अंदर से कोई खाली जगह वाला कोई भी बॉक्स ले लें, एक नैरो कैविटी ले लें जो अंदर से खाली हो, कोई ऐसी चीज ले लें, ठीक है। या किसी भी मटेरियल के अंदर क्या ड्रिल कर लें आप, एक होल कर लें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें जी, द इनर वॉल ऑफ द मटेरियल आर कोटेड विद परफेक्टली ब्लैक मटेरियल। और फिर जो इनर वॉल्स हैं उस मटेरियल की जिसमें आपने सुराख किया है या जो आपने कैविटी ली है उसको अंदर से क्या कर दें, ब्लैक कलर के साथ कोट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा ब्लैक बॉडी। तो ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये एक 3D व्यू है इसका, ठीक है। देखें ये एक आपके पास कैविटी है, एक ऐसी चीज है जो अंदर से खाली है, ठीक है। और इसको अंदर से ब्लैक कलर से क्या कर दिया जाता है, कोटिंग की जाती है। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो इसमें से रेडिएशंस क्या होती हैं, इमिट होती हैं। वैसे इसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब होती रहती है लेकिन जैसे ही आप हीट अप करेंगे तो इसमें से रेडिएशंस इमिट होंगी। इसका 2D व्यू जो है वो इस तरह दिखाया जाता है कि फर्ज करें जी आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने एक तरफ से एक सुराख कर दिया है, ठीक है।
और इसमें रेडिएशंस बाहर से आ रही हैं, आपने इसे धूप में रखा, सन, ठीक है, उस रेडिएशन जो सन से आ रही हैं वो इसके अंदर टकराने के बाद इसमें क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो अंदर से इसको ब्लैक कलर से क्या किया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। और इस तरह की भी इसकी डायग्राम बनाई जाती है कि ये जो एक कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लें, उसमें एक साइड पे आप सुराख कर दें, अंदर कैविटी क्रिएट करें, तो ये भी एक ब्लैक बॉडी है। तो डिफरेंट बनाई जा सकती हैं इसकी शेप जो है, तो शेप पर बहरहाल ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि शेप कैसी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होंगी। तो बच्चे आपको नाम से ही पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हो सकती हैं। सिंपली हम कह सकते हैं व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब आप ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं टू सम टेम्परेचर, ठीक है जी, द होल और कैविटी, जो आपने होल क्रिएट किया होता है या कैविटी बनाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको आपने ब्लैक कलर से कोटिंग की होती है, ये क्या करता है, टेम्परेचर मिलने पर इमिट करता है एन इंटेंस्ड बीम ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक बॉडी आपने क्रिएट की होती है, जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशंस क्या करते हैं, इमिट करते हैं। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इन्हीं रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं बच्चे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, टेम्परेचर रेडिएशंस। तो जब किसी भी ब्लैक बॉडी को आप हीट अप करते हैं तो इसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं। ये जो इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन है जो ब्लैक बॉडी में से इमिट हो, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है रेडिएंट इंटेंसिटी की, ठीक है, रेडिएंट इंटेंसिटी। तो बच्चे नाम से तो आपको पता चल गया रेडिएंट, ठीक है, ये कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर रेडिएशंस को इमिट कर रहा हो ना तो वो रेडिएटर कहलाता है। तो रेडिएंट का मतलब है कि रेडिएटर से निकलने वाली जो भी रेडिएशंस हैं उन्हें हम कहेंगे रेडिएंट। अब रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इसको हमने देखना है, ठीक है जी। तो रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है जी, कहते हैं टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, कि टोटल कितनी एनर्जी इमिट होती है एक सेकंड में यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी से। अब यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है बच्चे, यूनिट एरिया कहते हैं, ये मैं एक 2D शेप बना रहा हूं, यूनिट एरिया कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज जिसकी लेंथ और विड्थ 1 हो, आइदर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी 1 हो, तो उसको कहते हैं यूनिट एरिया, जिसकी लेंथ और विड्थ 1 हो, ठीक है। तो किसी भी ब्लैक बॉडी में से टोटल कितनी एनर्जी जो है वो इमिट होती है, ठीक है, फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी। अब ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ, इस टर्म का मतलब आपने याद रखना है। ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ का मतलब ये है कि अगर आप एक ब्लैक बॉडी को हीट अप करेंगे तो बेटा इसमें से जो रेडिएशंस इमिट होंगी ना, ये एक ही कलर की नहीं होंगी। हो सकता है इसमें से जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो आपके पास क्या हो, येलो कलर की हो सकता है रेडिएशंस जो इमिट हो रही हैं वो रेड कलर की हो सकता है जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो ब्लू कलर की भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं ये ग्रीन कलर की भी हो सकती हैं। तो तमाम रेडिएशंस जिस टाइप की, जिस कलर की वो मर्जी हैं, अगर आप तमाम रेडिएशंस की एनर्जी फाइंड करें इमिट होने वाली, जो कि एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में से इमिट होती है, इसको हम कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी। तो बच्चे ये चीज याद रखनी है, रेडिएंट इंटेंसिटी का ताल्लुक है वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, तमाम वेवलेंथ वाली वेव्स की एनर्जी। तो इसको फार्मूला फिर इसका कैसे लिखा जाएगा, फार्मूला इसका इंतहाई आसान है, ठीक है। इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये टी का मतलब है कि ये जो इंटेंसिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब किसी ब्लैक बॉडी को आप हीट अप करेंगे तो इसमें से रेडिएशन इमिट होंगी। तो कैसे डिफाइन किया गया है भाई इंटेंसिटी को, रेडिएंट इंटेंसिटी को, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से कितनी टोटल एनर्जी इमिट हो रही है ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इज नाउन एज रेडिएंट इंटेंसिटी। ठीक होगी जी बात। यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। कहते हैं ई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
एनर्जी ऑफ द ब्लैक बॉडी को, कि उसमें से कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ए जो है ये क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस में से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। टी क्या चीज़ है जी आपके पास, टाइम, के कितने टाइम में वो एनर्जी जो है वो इमिट हो रही है। तो ये है जी रेडिएंट इंटेंसिटी, टोटल एनर्जी इमिटेड per second from a unit area of a black body due to waves of all wavelengths। अब हम देखते हैं दूसरी जो टर्म इस्तेमाल होती है स्पेक्ट्रल रेडियंसी, उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो जरा गौर से देखें, स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम अ यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी। रेट ऑफ इमिशन का मतलब है टाइम के लिहाज से कितनी इमिट हो रही हैं। तो इस सारी स्टेटमेंट का बेसिक मतलब यही है, रेडिएशन इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये है बच्चे, ड्यू टू वेव्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है, किस तरह की वेव्स हों, स्पेसिफिक वेव्स हों। मतलब कि या तो आप सिर्फ जो रेड कलर की रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उनकी रेडिएशन आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है, या ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, कोई भी रेडिएशन जो भी आपको कलर अपेयर हो रहा है, अगर आप किसी स्पेसिफिक रेडिएशंस की करेंगे, मतलब अगर रेडिएशंस रेड कलर की इमिट हो रही हैं, आप सिर्फ रेड कलर की टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड अगर फाइंड करते हैं सिर्फ रेड कलर की, तो ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रल रेडियंसी। अगर आप पर्टिकुलर वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सिर्फ ब्लू कलर की करते हैं तो ये भी स्पेक्ट्रल रेडियंसी है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि ये जो वेव्स आपके पास नजर आ रही हैं डिफरेंट कलर्स की, इन तमाम की एनर्जी फाइंड करें, तो बेटा तमाम की जो एनर्जी होती है ना, ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, वो कहलाती है स्पेक्ट्रल रेडियंसी। ड्यू टू वेव्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, सॉरी, ड्यू टू वेव्स ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ कहलाती है स्पेक्ट्रल रेडियंसी। ड्यू टू ऑल वेवलेंथ कहलाती है रेडिएंट इंटेंसिटी। वो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ लैम्डा से, जबकि रेडिएंट इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, आई ऑफ टी से। तो बेटा इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि रेडिएंट इंटेंसिटी और स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू वेव्स ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ठीक है, वो होती है रेडिएंट इंटेंसिटी। और स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या होती है, रेडिएशन इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू वेव्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। या सिर्फ रेड कलर की, ठीक है, या सिर्फ रेड कलर की आप ले लें, या सिर्फ ब्लू कलर की ले लें, या सिर्फ ग्रीन कलर की जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी ले लें। तो अगर आप एक मखसूस वेव लेंथ वाली एनर्जी टोटल काउंट करते हैं जो इमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से, ये कहलाती है स्पेक्ट्रल रेडियंसी। अगर आप तमाम का कंबाइन इफेक्ट लेते हैं ये कहलाती है रेडिएंट इंटेंसिटी। तो बच्चे ये हमारा आज का जो लेक्चर था, टोटल टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो पहले बता दिए थे। तो इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं या इनबॉक्स भी कर सकते हैं फेसबुक पे। नेक्स्ट हम ये दोनों टर्म्स अगर आपको अच्छी तरह याद होंगी तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए स्टडी करना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट कुछ लॉज हैं जो थर्मल रेडिएशन से रिलेटेड है, वो हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।